हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जी हां, झारखंड बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हो, आप लोग भी अभी युद्ध के लिए तैयार हो जाए, और विकास सर आपके साथ खड़े हैं एक एक क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में भिड़ाने के लिए। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम में धुआं धुआं करने के लिए। जिस प्रकार 10th वालों ने तबाही मचाया था, है ना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ गया था, आप लोग अब होगा चिंता न करो, बस चंद दिन पढ़ करके ही, क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता है, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के शानदार सा सेशन की। हम लोग इसमें मैथ को देखेंगे, और बता दो ये बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर ही है, और इससे आप लोग काफी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ साथ चीजों को मैं समझा दूंगा, है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। अगर आपको मैथ आता नहीं है तो प्यारे बच्चे मैथ से प्यार हो जाएगा, है ना, और मुझसे भी हो जाएगा। अरे सर से प्यार करना चाहिए, पता है, सर से नहीं करोगे तो भैया फिर किससे करोगे। हाँ, जब तक सर और विद्यार्थी में ना एक अच्छा संबंध नहीं होगा तब तक भैया आप समझ नहीं पाओगे। चलो अब बिना बात का करते हैं शुरुआत, है ना। ये जब जस्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, जैसे क्लास 9th गणित 1.5 घंटा का समय, 40 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव उत्तर नहीं काटेगा आप लोगों का गलत करने पर। हाँ, सही करने पर 1 नंबर जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, फेमस क्वेश्चन एग्जामिनर का, कौन अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा √9 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हम पूरा पूरा निकाल सकते हैं 3, है ना। ये 0.3 जब पॉइंट, अब चीजों को समझो, मैं जो चीज बोल रहा हूं ये भी समझ लो। क्या कि पॉइंट के बाद जब कोई संख्या बार बार वही संख्या रिपीट करती है ना, तो वो परिमेय संख्या होता है। जैसे 0.3333 है ना, तो ये परिमेय हो जाएगा। अगर 0.43 43 43 5 6 5 6 5 6 ऐसा भी आएगा तो भी हो जाएगा। ये 225 का वर्गमूल होता है 15, तो ये भी परिमेय संख्या है। बट ये याद रखना, पाई हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। ए और बी के बीच अगर कोई संख्या निकालना है तो सिंपल है, आप क्या दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दो, ये दोनों के बीच की स्थित कोई भी एक संख्या हो जाएगी, है ना। ए और प्लस बी बाई 2 कर देना। उसका देखो, √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5 बोल रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखो इसको अगर मैं ए मान लू तो ए माइनस बी हो जाएगा, और इसको ये क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू √7 यानी ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब √5, बी मतलब √5, तो उसका स्क्वायर कर दो भैया। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और भाई मेरे √5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 गया तो आई 2, और 2 2 2 2, भाई आंसर 2 आ गया, है ना। चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न देखेंगे, 125 के पावर में 2/3 बराबर होगा। 125 के पावर में 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दो, यहां क्या है 125, और उसके पावर में है क्या 2/3, क्या है 2/3। आप क्या देना ध्यान बेटा, आप खाली आप ध्यान देना, क्या है 2/3, है ना। आप ध्यान देना नीचे वाला कि नीचे कितना है, तो नीचे में 3 है। तो आप ऐसे समझना कि किसको हम 3 बार गुना करें कि 125 आ जाएगा। क्या किसको हम 3 बार गुना करने पर 125 आएगा, तो प्यारे बच्चे 5 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 5 के पावर में 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 5 25 25 5 125 होता है ना। 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी 5 के पावर में कितना 3 लिखेंगे, है ना, और पावर में 2/3 पहले से है मौजूद है। अब देखो ये जो ब्रैकेट के पावर होता है ना, इसको हम गुना बदल देते हैं, ये 2/3 हो जाएगा। 3 3 टाई टाई फिश, क्या बचा, 5 के पावर में बच जाएगा 2, तो 5 के पावर में 2 मतलब 5 को क्या बार लिखेंगे सर, 2 बार लिखेंगे। 5 5 25, आपके समक्ष उत्तर हाजिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो मजा आ रहा है तो प्यारे बच्चे लाइक ठोकने में कोई कमी ना करना। मजा आ रहा है तो बच्चे लाइक ठोकने में कोई कमी नहीं करना, अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना। बस एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आ चुका है आपके विकास सर। देखो इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, बता दो कौन एक बहुपद नहीं है इनमें से। तो देखो ये देखो x² + 6 6 + 7 ये बहुपद है। ये √5 है, हाँ अगर रूट y में होता तो ये बहुपद नहीं होता। 5 में रूट है, ये भी बहुपद हो जाएगा। ये देखो यहां पर गड़बड़ हो गया भाई, y बट्टा में आ गया। मैंने आपको पहले भी कहा था, कहीं भी कोई भी चर जो होता है x y z या जो भी, वो बट्टा में नहीं होनी चाहिए, है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ये √5 है तो ये बहुपद होगा। हाँ लेकिन अगर ये y मान लो या फिर x रूट में होता तो बहुपद होता क्या, नहीं। रूट के अंदर x y z नहीं चलेगा, संख्या चलेगा, है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं है। बहुपद 5x + 3 का शून्यक पूछा है। 5x + 3 का शून्यक, तो जिसका भी शून्यक पूछेगा आप सीधा करना, 5x + 3 पूछा है तो बराबर 0 कर दो।
यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा सर, -3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/5, -3/5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो वेरी गुड। आगे देखो 7 नंबर। देखो 7 नंबर तो आपका इस बार इस प्रकार से नहीं पूछेगा, है ना, तो फिर भी देख लो, मैं बता रहा हूं। यहाँ p का वैल्यू -1 है ना, बस जहां जहां आपको px दिख रहा है वहां x दिख रहा है वहां -1 बैठा दो। क्या है यहाँ पर, p -1 यानी x की जगह पे क्या बैठाएंगे, -1, तो x का क्यू यानी -1 का क्यू, प्लस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस x यानी -1 और प्लस का 1। यहां से अगर मैं करूंगा प्यार बच्चे, -1 का क्यू यानी -1 को मैं 3 बार गुना करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस से प्लस, प्लस माइनस से माइनस, और 1 का 1 ही होता है यानी -1 आ जाएगा, है ना। प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, फिर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, और 1 का 1 प्लस 1। भैया -1 प्लस 1 खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, क्या बचेगा बोलो, 0 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखो कितना आसान है। आगे देखो, इसका गुणनखंड पूछा प्यार बच्चे, गुणनखंड से एक सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। जी हाँ, गुणनखंड से एक सवाल आपका समझो छप रहा है। तो कैसे इसको करोगे, देखो आप सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है ना, प्लस 6 है, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले लास्ट वाला जो संख्या है ना उसको तोड़ लो। लास्ट वाला संख्या को तोड़ने के लिए भैया क्या करेंगे, उसको जो पहले जो भी संख्या उसको गुना कर दो, कुछ नहीं तो 1 6 कम 6, 6 को मैं तोड़ सकता हूं, 6 को मैं तोड़ सकता हूं, 6 गुना 1 6 हो जाएगा, और 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। लेकिन इन दोनों में किसको जोड़े या घटाए कि भैया 5 आ जाए, तो बोले सर 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ जाएगा, 6 और 1 को घटाने पर। लेकिन अगर घटाएंगे तो भैया माइनस वाला साइन आ जाए, कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। 3 और 2 को जोड़ने पर आएगा तो जोड़ दो। क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x और प्लस का 6, कॉमन ले लो, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, है ना, प्लस का 2, क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे। देखो 2 और 6 में 2 क्यों कॉमन लिए सर, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है 6 भी आता है, इसीलिए, है ना। 2 और 6 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा x प्लस 6 कितना बार में आएगा सर, 3 बार में आ जाएगा, हो गया। तो x प्लस 2 x प्लस 3 दोनों में है ना, तो लिखेंगे x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, बचा क्या, x और 2 बच गया, x प्लस 2 यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 और x प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे देखो, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। y अक्ष पर ध्यान दो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, याद रखना, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। इसको बोलता है क्षैतिज रेखा, इसको बोलता है ऊर्ध्वाधर रेखा। जहां पर दोनों बिंदु काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। जो मैंने कहा ये सब में कुछ भी पूछ सकता है ना। ये क्या बोलता है, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। खड़ा जो होता है सीधा वाई अक्ष, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जहां पर दोनों रेखाएं काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक पूछेगा तो 0,0। अब सोचो आप एक्स के घर में रहोगे, एक्स के घर में तो एक्स का मान मिलेगा, वाई के घर में रहोगे तो वाई का मान मिलेगा, है ना। तो पूछा है कि वाई अक्ष पर यानी इस अक्ष पर, तो भैया इस अक्ष पर सबसे पहला एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और वाई अक्ष पर है तो भैया वाई का कुछ होना कुछ मान होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 फल्ला ढिमका कुछ भी, तो वाई मान लो। यानी वाई अक्ष पर अगर निर्देशांक निकालने बोले, सुन लो, अगर आपको मेरे प्यार बच्चे वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक निकालने बोले तो वाई अक्ष पर बोल रहा है तो वाई का वैल्यू होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में क्या होगा, 0,y हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स अक्ष पर बोले तो, अगर आपको एक्स अक्ष पर बोले कि भैया एक्स अक्ष पर किस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर बोलेगा तो भैया एक्स अक्ष पर एक्स का तो वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। जैसे आपके दोस्त के घर में आपका सामान थोड़ी मिलेगा और आपके घर में आपका दोस्त का सामान थोड़ी मिलेगा, उसी प्रकार से है। तो वाई अक्ष पर बोला था, वाई अक्ष में क्या हो जाए, 0,y, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, बिंदु 3,7 की कोटि क्या है। तो याद रखना, जो x वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज, और जो y वाला होता है उसे बोलते हैं कोटि। तो कोटि बोलो चाहे चोटी बोलो भैया 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7। रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसकी तुलना आप ax प्लस by प्लस c से करने पर a b c का मान लिखो। देखो समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y और बराबर में 5। इसको आप लिखना 3x माइनस 2y और 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर का 0। a हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो भैया a का मान कितना, 3, b का मान कितना, -2 और c का मान कितना, अरे सर -5। तो 3 -2 और -5 कहीं पे है, 3 -2 और -5 ऑप्शन नंबर सी में है, कहीं बाकी कहीं नहीं है। 3 -2 और -5, आई बात समझ में। तो ये ऐसे ही बनता है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल एग्जाम में तो छपेगा ही। और आसान सवाल देखो कैसा पूछा है ना। चलो 2 सवाल सुन लो फिर आप लोग एक गीत सुनाएंगे कुमार विश्वास का,
है ना, प्रेम का गीत, मजा आता है ना आप लोग को। चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर देंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो ना। और विकास सर के बच्चे कभी बोर नहीं होते हैं, है ना, बस एग्जाम में फोड़ते हैं वो बच्चे। चलो 2 क्वेश्चन सुनो ध्यान से। और हाँ, अगर गीत अच्छा लगा होगा और उससे ज्यादा पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्यारे बच्चे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी शुरू होने वाली है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। भाई जुड़ो, पीडब्ल्यू जैक पर शानदार तरीके से फोड़ेंगे भैया, एक एक क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, है ना, पूरा झारखंड पढ़ेगा। चलो, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, तो क्या होगा देखो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, बराबर का के। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में के। 9 और 4 13, बराबर के, यानी के का मान क्या आ गया सर, 13। 13 बोले तो ऑप्शन बी, है ना। रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का एक हल क्या हो जाएगा। रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का हल क्या होगा, बताओ। आप एक एक करके वैल्यू रखते जाओ ना, जिसमें भी भैया इधर में जीरो आ जाएगा, इधर में जीरो, क्योंकि बराबर क्या लाना, जीरो लाना है, तो जिसमें भी जीरो आ जाएगा समझ लो वही हल है। तो इसमें 3 और 2 रख के लिखो, देखो तो 3 रखेंगे तो भैया 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 9 में 4 गया तो 5 आएगा, जीरो नहीं आएगा। 3 और माइनस 2 रखो तो 3 तिया 9 और माइनस है 2, और एक्स का वाई की जगह अगर माइनस 2 रखेंगे तो क्या 2 दूनी 4, लेकिन माइनस तो माइनस 4 हो जाएगा भैया, जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको देख लो, 3 एक्स का वैल्यू 2 रखें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस वाई का वैल्यू 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 में 6 गया तो 0 आ गया ना। किस में आया सर, इसमें आ गया, यानी ये आपका सही उत्तर हो गया। बस यही करना है ना। उसमें हो सकता है 0 ना कि 4 5 6 कुछ भी दे दे, है ना, तो उस अनुसार आपको देख लेना वैल्यू रख के क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कि वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है क्या कहलाता है, फटाफट से बोलोगे। वह कथन जिसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं, अभिगृहित बोल सकते हैं, प्रमेय बोलते हैं, कि अभिधारणा। जिसे सिद्ध कर सकते हैं, और अभी तो फिलहाल आप लोगों को सिद्ध नहीं करना प्यारे बच्चे, बट आप लोगों को 10th क्लास में बहुत सारे सिद्ध करने हैं ना, और उसके लिए तैयारी भैया अभी शुरू कर दो। हालांकि अभी आप लोगों को सिद्ध करना नहीं सीखेंगे, चिंता का ही करते हो, है ना। 10th क्लास में बहुत कुछ सिद्ध करना आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखना, जो सिद्ध किया था उसे क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं, क्या, प्रमेय, है ना। और भैया 10th क्लास में बहुत सारे प्रमेय हैं, 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 10.1 10.2, ये सब प्रमेय है ना, मतलब एक्सरसाइज में है वो प्रमेय, इसलिए इस प्रकार से नाम है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो भैया एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु यहां से आप कितनी रेखा खींच सकते, बोलो बोले सर ये तो एक ही रेखा होगी और कुछ नहीं, नहीं। हाँ, अगर आपको बोलेगा सर एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हो, बोलो मारो टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 टिक 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 टिक, कितना मारोगे बोलो भैया, खत्म हो जाएगा, यानी अनंत रेखाएं होगी। क्या होगी, एक बिंदु से अनंत रेखा जाएगी, लेकिन 2 बिंदु से केवल एक रेखा जाएगी। आगे, 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, 80 डिग्री का पूरक कोण, तो याद रखना दो कोणों का योग मिलाकर जब 90 डिग्री होता है ना उसे बोलते हैं पूरक कोण। उनमें से एक कोण 80 है तो दूसरा क्या होगा, 90 से माइनस कर दो, 90 माइनस 80 यानी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अब नीचे एक फिगर दिया गया, आप देख सकते हो, मैं फिगर आपको दिखा रहा हूं, है ना, अभी फिगर दिखाऊंगा आपको। सिर्फ उसमें क्या पूछा है, ए अनुपात बी दिया है 2:3, आपको सी का मान पूछा है बस। हाँ, और पीओआई कितना है, 90 डिग्री। चलो मैं आपको फिगर बनाता हूं, दिखाता हूं, और सी का वैल्यू निकाल के बताता हूं। चलो, है ना, सी का वैल्यू देखो, इस फिगर में आपको सी का मान निकालना है, ठीक है। और ए अनुपात बी दिया है 2:3। अच्छा, जिसमें भी अनुपात रहेगा ना उसको हम एक्स मान लेंगे, यानी मान लो ए का मान कितना भैया 2x, और बी का मान कितना भैया 3x, ये मान लो। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, जहां भी अनुपात होगा वहां पर आप x मान लेना, है ना, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखो, ये है a, ये है b, भैया ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये एक रेखा है, पूरा 180 होता है, पूरा कितना होता है 180, उसमें से ये 90, तो ये दोनों में कितना 90 हो जाएगा, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ए बोले तो 2x, बी बोले तो 3x, है ना, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 2 और 3 5x हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा बोलो भैया, 5 इधर गुना में है ना, उधर जाके बटा हो जाएगा। गुरुजी काटो, 5 18 90, 18 बार में, यानी x का जो वैल्यू आ गया 18। आपको किसकी जरूरत है प्यारे बच्चे, मुझे b की जरूरत है, क्योंकि भैया आप देखो ये मुझे c चाहिए। मुझे c क्यों चाहिए, क्यों c निकालने बोला, और आप c देखो, ये आप ऐसा देखो ध्यान से, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये क्या एक रेखा है, और ये पूरा कोण कितना है 180, यानी अगर मैं b और c को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। c मुझे निकालना है, b नहीं पता तो b निकाल लेता हूं। b क्या माना था 3x, यहां से b निकाल लो, b कितना हो जाएगा भैया 3x। 3x बोले तो 3 गुना 18, क्योंकि x का वैल्यू 18 निकले, 18 18 54, यानी b का वैल्यू 54 डिग्री आ गया। बस लिख दो b का वैल्यू 54 प्लस c बराबर 180,
और भैया आप सी निकालना है तो 180 में गुरुजी आप माइनस कर दो 54 को, कितना आ जाए 126 डिग्री। 126 डिग्री आ गया सी का मान। सी का मान कितना हो गया 126। कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना सर, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो इसी प्रकार से देखो एग्जाम में आपको प्रोसेस नहीं पूछे किस प्रकार से, बस आप आंसर ले आओ, है ना। तो ये नहीं कि भैया ए बी का योग 180 डिग्री होता है इसलिए, ऐसा नहीं, बस बनाओ और मारो एकदम दनादन। आगे देखो क्वेश्चन, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये क्वेश्चन अगर बनाने जाओगे तो कि लंबा एक पेज लग जाएगा, लेकिन मैं जिस प्रकार से बनाऊंगा ना जल्दी बन जाएगा। देखो है ना, आपको ये अलग अलग चीज नहीं करना है। देखो यहां पर सिर्फ इतना समझ लो कि ओपी और जो है आरएस दो समांतर रेखा, ओपी और आरएस, ये ओपी हो गया और ये आरएस दो समांतर रेखा है। तो इस रेखा को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, मतलब ये रेखा भी समांतर होगी। अब दो समांतर रेखाओं का जो एकांतर कोण होता है बराबर होता है। मतलब सर अगर ये 130 डिग्री है, देखो 130 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये देखो 130 डिग्री, अगर ये 130 डिग्री है तो भैया ये अगर ये 130 है ना, ये रेखा है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो ये रेखा इसको प्रतिच्छेद, ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। तो ये 130 तो ये भी 130 हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दो, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान दो, ज्यादा नहीं, है ना। अगर ये 130 तो ये भी क्या हो जाए 130। सर ये 130 हो गया तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा है पूरा कोण 180, ये ऊपर वाला 130, तो ये कितना हो जाए 50 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 50 हो गया। अब ये 110 तो खुद बताओ ये वाला कितना हो जाएगा। बोलो सर ये भी तो एक रेखा है पूरा 180 होगा, ये 110 तो ये 70 हो जाएगा, तभी तो 180 होगा। जरा दिमाग से सोचो आप, फिर से समझ लो, है ना, फिर से बात देख लो, फिर से बता दे रहा हूं। ये रेखा क्या है, इसके समांतर है, तो ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि एकांतर कोण होता है, बराबर हो जाए 130, तो ये भी 130, तो ये 130 तो ये कितना हो जाए 50 डिग्री हो जाए, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ये 110 तो ये कितना हो जाए 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब बोला कि आप पी क्यू आर निकालो, क्या निकालो पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर कैसे निकालो भैया, ये एक त्रिभुज है, क्या मेरे पास बच्चे, ये एक त्रिभुज है जिसमें तीनों कोणों का 180 होता है, तो 50 और 70 120 हो गया, तो बचा कितना 60 डिग्री ना, यानी ये 60 डिग्री होता है। कितना हो जाए बेटा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, क्लियर है ना। चलो वेरी गुड, यही तो होना चाहिए, चलो वेरी गुड, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार, कि भ्रमर कोई कुमुदनी पल मचल बैठा तो हंगामा, जरा सुन लो, कहा था ना कि भ्रमर कोई कुमुदनी पल मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ये मेरी लिखी गई नहीं है, ये कुमार विश्वास जी के एक फेमस गीत है, जो कि एक बहुत ही फेमस कविता है। चलो अब उधर छोड़ो, अब पढ़ाई में आ जाओ, है ना। चलो आगे देखो, अच्छा लगा है तो भैया कमेंट में थोड़ा सा तारीफ जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगा है तो चलो अगले आगे वीडियो से नहीं कहेंगे, है ना। देख लो ध्यान से, चलो बढ़ो अभी। क्या देखो, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है। तो भैया यहाँ पर एंगल साइड एंगल ऐसे भी होता है, साइड 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 यानी भुजा 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 एस एस भी होता है, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा एस भी होता है, बट ए एंगल 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 नहीं होता, ये सर्वांग क्षमता नियम नहीं, ये समरूपता का नियम होता है, तो ये नहीं होता है। त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है, यदि ए बी बराबर एसी, कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए का मान क्या होगा। देखो त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है, ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर एसी, तो उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएगा, तो बी बराबर 70 डिग्री है, तो भैया सी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी क्या हो जाए बराबर, तो ये भी 70 डिग्री। आपको क्या बोला है कोण ए का मान, तो 70 और 70 140, और ये कितना तीनों कोणों का 180 होता है ना 180, तो ये हो जाए 70 70 140, तो ये कितना बचा बोलो 40 डिग्री, है ना। देखो किस प्रकार से पटपटा के आंसर आ रहा है, बस इसी प्रकार से आंसर मारोगे। ये नहीं करोगे भैया कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन से इतना करोगे एग्जाम में, तब तो टाइम बीत जाएगा, है ना। 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ना आपको। आगे देखो, एक चतुर्भुज में दो कोण जो है 2 3 5 8 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण पूछा है। तो देखो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, तो 360 डिग्री होता है। तो मैं कहा भी कि अनुपात में रहेगा तो उसको हम x मान लेंगे, तो लिखा 2x प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 8x, और सभी का जोड़ कितना होता है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री, सबको जोड़ दो 2 3 5 5 10 8 18x बराबर 360 डिग्री, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 18, ये कटेगा 18 दूनी 36, दो बार में 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री, x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। आपको पूछा है कि इस चतुर्भुज में के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, इस चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण दिख रहा है सर 8 दिख रहा है, यानी 8x, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, निकाल लो 8 और x का वैल्यू कितना 20, यानी 20 8 हो जाएगा
60 यानी 160 डिग्री हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो वेरी गुड, आगे देखो। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होता है? किसका जो विकर्ण है प्यारे बच्चे समकोण पर समद्विभाजित होता है? बता दो। हाँ, समकोण पर समद्विभाजित होता है पूछा, ये बात ध्यान देना। क्या निम्न में से किनका विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, है ना, समकोण पर समद्विभाजित पूछा है तो ये समचतुर्भुज के विकर्ण, याद रखना। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है ना, ये एक मिनट रुक जाओ, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये क्या समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर काट देगी। इधर जितना वैल्यू इधर उतना वैल्यू, इधर जितना वैल्यू इधर उतना वैल्यू। तो कौन सा, कहां, कौन सा? समचतुर्भुज के। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या हो जाए? जब आयत के जो मध्य बिंदु है उसको मिलाओगे तो बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा? तो ऐसे देखो, ये मान लो एक आयत है, क्या है ये एक आयत है ना, ये क्या है बेटा? एक आयत है। इसका मध्य बिंदु यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। जब इन सारों बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा प्यार बच्चे तो क्या बनेगा? एक समचतुर्भुज बन जाएगा। याद रखना, क्या मिलेगा हमें? एक समचतुर्भुज मिलेगा, याद रखेगा। तो आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। और इसी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, पूछ लेता है, तो उसको अच्छे से याद रखना है ना। अगर चारों बिंदु को हम मिलाएंगे तो क्या बनता है? चतुर्भुज होता है ना। अरे भैया चलो क्लियर है। आगे देखो, आकृति ए में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी 12 और ए ई 6 हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधा सीधा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। अगर आपका आधार देखो क्या दिया है, बी सी 12, यानी ये बी सी 12 क्या दिया? 12 यानी आधार दिया है। ऊंचाई ए कितना दिया है सर? ए 6 दिया, यानी आधार और ऊंचाई दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, है ना। अगर आधार और ऊंचाई दिया रहे तो आधार है 12, ऊंचाई है 6, 12 छक हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, और एक फॉर्मूला होता है, याद रख लो, लिख लो, समांतर चतुर्भुज का और एक फॉर्मूला होगा, विकर्ण दिया रहा है। क्या दिया रहा है बेटा? विकर्ण। तो विकर्ण दिया रहेगा तो होगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, दो को विकर्ण, एक d1 और एक d2 अगर है तो 1/2 गुने d1 गुने d2 हो जाएगा। ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। सॉरी है ना। हाँ याद रखना, चलो ठीक है ना। चलो क्लियर है, आगे देखो। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर, इस प्रकार से, एक आधार पर एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से, और इसी पर एक त्रिभुज भी इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से, है ना, एक त्रिभुज बना दिया। बोला अगर समांतर चतुर्भुज के त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज कितना हो जाए भैया? उसका डबल हो जाए पूरा, क्योंकि दो को त्रिभुज दिख रहा है ना। तो याद रखना ये रूल भी होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, 1:2 होता है। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का 2 गुना होता है। भैया त्रिभुज का 12 है तो समांतर चतुर्भुज का कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो याद रखना प्यारे बच्चे, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होता है? तो बेटा वो होता है आपका वृत्त का व्यास। क्या? वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है बेटा वो होते है वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास। इसलिए क्या याद रखना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना वो वृत्त का व्यास, यानी 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 व्यास कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, सोचो ये एक वृत्त है, ये वृत्त की कोई जीवा है, ये है ना, वो केंद्र पर जो वो क्या त्रिज्या के बराबर, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या इसके बराबर है। तो सोचो ये जो है ना, ये इसके और इसके बराबर है, ये तो भैया ऐसे ही बराबर है, ये आर है। अब इसके बराबर ये भी हो गया, मतलब ये भी आर हो गया ना, यानी तीनों भुजा बराबर हो गया। भैया ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है? समकोण, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? तो बोलोगे सर प्रत्येक भुजा भी बराबर और प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, है ना, सब 60 डिग्री। तो बोला है कि केंद्र पर आंतरिक कोण, तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा बेटा? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आकृति में एसीबी कमान, इस प्रकार क्वेश्चन देखो कितना आसानी से पूछा है। एसीबी पूछा है तो एक रूल होता है, याद रखना। आपको ये वाला कौन पूछा है, तो अगर केंद्र पर कोई कोण बन रहा है और उसका जो वैल्यू दिया है तो बाकी कहीं भी बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, कहीं भी बने, केंद्र का जो हो जाएगा आधा हो, यहाँ 50 तो ये 25 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा उसका आधा? तो 50 का आधा कर दो, 50/2 यानी कितना आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा, है ना। करेगा 25 दो 2 नीचा 2 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 दिया है, कोण A बराबर 90 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का योग, सुन लो, कोई भी त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग जो होता है ना तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या होता है बेटा? तीसरी भुजा से बड़ी होती है। और संभव कब नहीं होगा? जब तीसरी भुजा से छोटा होगा। योग अगर बात करें तो सुन लो फिर से, कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो गया तो भैया संभव नहीं है ना। तो यहां पर पूछा है कि योग क्या होना चाहिए? संभव नहीं है, तो योग क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 6 है तो 6 से छोटा क्या दिख रहा है? छोटा या उतना, तो 6 होगा तो ये संभव नहीं होगा। बाकी उससे बड़ा 8 है, 10 है, 12 है, इन तीनों में त्रिभुज बन जाएगा। हाँ, अगर अंतर पूछा तो त्रिभुज तभी संभव होगा जब अंतर जो दी हुई भुजा है उससे छोटा होगा। योग बोला है तो योग क्या होना चाहिए? भुजा से बड़ा होना चाहिए, है ना। दो भुजाओं से योग से बड़ा होना चाहिए तभी संभव होगा। और अंतर में अगर बोलेगा कब संभव होगा, तो अंतर में अगर छोटा है तब संभव होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका भुजाएं 5, 12 और 13 है। क्या है? 5, 12 और 13। चलो मैं यहां साइड बनाता हूं। ए का वैल्यू मान लेता हूं 5, ये हीरोन का सूत्र रहेगा। बी का वैल्यू मान लो 12 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू मान लो 13 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको निकालना है क्या? इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मुझे इसका अर्ध परिमाप यानी S निकालना है। S का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा में 2, है ना। तो 5, 12, 17, 17 और 13 जोड़ो 30 हो जाए, 30 बटा 2, यानी ये आ जाएगा 15। क्या आ जाए? 15 सेंटीमीटर, है ना। आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी और इंटू S माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। तो अंडर रूट S का वैल्यू कितना है? 15। फिर 15 माइनस क्या कर दो? A का मान कितना है सर? A का मान 5 है। फिर S यानी 15 माइनस B का मान कितना है सर? 12 है। और इंटू फिर से S का वैल्यू कितना है? देखो 15 है। और माइनस C का मान कितना है? देख लो 13 है ना, 13 है। तो यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 15 रहेगा, 15 में 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। 15 में 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 15 में 13 जाएगा तो भैया 15 में 13 2 हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा तोड़ दो आप लोग, क्या कर दो? तोड़ दो। किससे भैया? डंडा सा नहीं, कलम से। 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, बिल्कुल सर। 10 को लिख दो 5 गुने 2, बिल्कुल सर। और 3 तो 3 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। यहां से 2 को 5 में, 1 को 5 निकाल लो आप। 2 को 3 में, 1 को 3 निकाल लो आप, है ना। और क्या निकलेगा? और 2 को 2 में, 1 को 2 निकाल लो आप। यानी 5 3 15, 15 दूनी 30, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या? 30 देख लो, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, अर्ध परिमाप ये। हाँ, अगर 3 भुजा दे और आपको परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है सुन लो, A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दो बेटा, परिमाप निकल जाएगा, है ना। चलो, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा दिया हुआ है क्या? जिसका प्रत्येक भुजा। तो याद रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा √3/4a²। क्या होता है? √3/4a², ये क्षेत्रफल होता है किसका? समबाहु त्रिभुज का। भुजा कितना है? 2√2, तो बस 2√2 रख दो। √3/4a² यानी 2√2 का स्क्वायर, √3/4 और 2√2 मतलब 2√2 इंटू 2√2 स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 खत्म। तो अब √2 इंटू √2 क्या? 2 हो जाएगा। और क्या बचा? √3 बचा, तो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यों? क्षेत्रफल है ना। 2√3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। देखो, बस फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे? √3/4a²। बता दिए हैं विकास सर ने, बोल देना, है ना। बस पढ़ लो अच्छे से। अब देखो, इसका ऐसा नहीं, आप इसका एक नोट्स भी बनाओ, क्योंकि सारी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि चलो भैया अरे गहरे क्वेश्चन है, सारी के सारी महत्वपूर्ण है। ये तब आपको पता चलेगा जब एग्जाम आप देने जाओगे, है ना। देखो, उसके बाद क्या है? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठतल क्या हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले व्यास कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बेटा? व्यास 10.5 सेंटीमीटर, है ना। यानी डी का वैल्यू कितना है सर? 10.5 सेंटीमीटर। यहां से आप इसको निकाल लो आर, लेकिन इसको पहले पॉइंट वाला चेंज करो। 10.5 का अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा प्यार बच्चे, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या 10 आ जाएगा, है ना। चलो रहने दो, है ना। अब 10.5 तो 105/10 हो जाएगा। इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाए? 21/2। इसका आप क्या निकाल लो? इसका आप निकाल लो, नहीं तो एक बार भाई डायरेक्ट निकालो, त्रिज्या उसी में पॉइंट काट देंगे। क्या होता है? dy2 होता है, यानी 10.5/2 हो जाएगा। पॉइंट काटो, नीचे 0 आ जाएगा, यानी 105/20 हो गया। अब काट दो, 5 4 20,
है ना, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21/4 आ गया, ये सेंटीमीटर में आ रहा। अच्छा, ये आर निकल गया, और त्रियक ऊंचाई यानी एल का वैल्यू दे दिया कितना, 10 दे दिया। आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद है ना, नहीं तो फॉर्मूला याद रख लो सारा चीज, है ना, अभी बहुत सारा फॉर्मूला आपको आएगा भी, आगे देख लो। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है बेटा, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, है ना, यहां कुछ नहीं बोला तो 22/7 ही लेना। आर का कितना है सर, आर का 21/4 ले लो, और एल है 10। यहां से काट दो, 7 या 21 3 बार में, 2 दूनी 4, 2 5 10, और 2 11 22, 11 या 33, और 33 गुना 5 कर दो, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 5 15 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 165 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, वेरी गुड। आगे देखो, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बराबर है। एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है सर, ए क्यू। कुल पृष्ठफल कितना होता है सर, 6a²। यहां से 2a², यहां से 2a², यहां पे 3 है ना, तो 2 को 2 कट जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाए, 6 मात्रक। यानी भुजा कितना हो जाए, बोलो, भुजा हो जाए 6 मात्रक। 6 कहीं दिख रहा है क्या, क्या पूछा था, अच्छा ये वाला सवाल बताइए, ये नहीं बताया नहीं ना, तो याद रखना इसका 6 मात्रक हो जाएगा। इससे पहले वाला सवाल देख लो, एक बेलन की त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दे दिया 4 सेंटीमीटर, है ना, और ऊंचाई यानी एच बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आपको क्या बोला, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे, बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है बता दो, बेलन का होता है कुल पृष्ठफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बस ये बैठा दो, 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का मान कितना है सर, 4, है ना, और इंटू आर प्लस एच। आर बोले तो 4, आर बोले तो, है ना, आर बोले तो 4 प्लस एच का वैल्यू 10, यानी यहां से आ जाए 2 गुने 22/7 गुने 4 और गुने 10 और 4 14, यहां से कर जाए 7 दूनी 14, 2 बार में 2 4 8, है ना, 8 को आप 2 से गुना, 8 दूनी 16, और 16 को 22 से आप गुना कर दो, है ना, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। यानी आप गुना करके देखो, इसको 16 को 22 से गुना कर देना बेटा, है ना, 16 को किससे, 22 से, तो 16 दूनी 32 और 32, यानी 392। बोले तो 92 92 कहाँ, अरे कोई गलत हो गया, सॉरी, 3 2 5 होता है बेटा, 5, तो बी नंबर हो जाएगा, है ना। चलो वेरी गुड, अगला प्रश्न देखो, ये वाला तो बता ही दिए, 34 नंबर 35। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठफल क्या होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, है ना, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर 3.5 इंटू, इसका मतलब कितना बार लिखें, 2 बार, 7 5 35, 5 बार में काट दो, कट जाएगा, एक के आगे पॉइंट था तो एक के आगे पॉइंट हो गया। 22 4 88, और 88 को और मैं 0.5 से गुना करूंगा ना, तो 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44। बस 44 को 3.5 से गुना कर दो, 3.5 को 44 से गुना करो, 4 5 20 का 0 हाथ में रहा, 2 4 12 13 14, फिर यही आ जाएगा, ये 0 4 5 1, है ना, और एक के आगे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है, समय फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेशन करो, आंसर ले आओ। प्रथम 3 सम संख्याओं का क्या बोला है, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 3 सम संख्या क्या क्या हो जाएगा, प्रथम सम संख्या बोला है तो 2 हो जाएगा पहला, उसके बाद 4, उसके बाद 6। इसका माध्य बोलो कैसे निकलेगा, 2 + 4 + 6 बट्टा में की संख्या 3 को, है ना, तो 6 4 10 और 2 12, 12/3, यानी कट के आ जाएगा 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 4 आंसर हो जाएगा, देखो, है ना, तो 4 है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हो, एक क्रिकेट मैच एक खिलाड़ी पहले 10 पारी में इतना मारता है, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है, इस ट्रिक में याद रखना, बहुलक मतलब जो बहुत बार, यानी सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार क्या है देखो तो, 12 18 13 5 4 11 5 5 5, ये 3 बार आया है, यानी बहुलक क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। आंकड़े दिया हुआ इसका माध्यक पूछा है, तो इसको सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजा लेना। क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना। क्या, कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में। और प्यारे बच्चे, आरोही क्रम क्या होता है पता है, क्या होता है बोलो तो, आरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा। क्या होता है, बड़ा से छोटा, सॉरी छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, फिर 13, है ना। इधर से 3 गया, इधर से 3 गया, बीच वाला जो संख्या होता है बेटा वही माध्यक होता है। क्या होता है, जो बीच वाला संख्या माध्यक। क्योंकि 7 को संख्या है तो बीच वाला मिल जाएगा, लेकिन मान लो कहीं ऐसा हो कि भैया 6 ही को संख्या है, तब क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तब बीच वाला क्या निकालोगे, तब क्या करना है, 2 को बीच में आएगा, इधर से 2 गया, इधर से 2 गया, इन दोनों को जोड़ के यानी 7 + 8 करना और 2 से भाग देना, जो आएगा वही माध्यक कहलाएगा, है ना। समझ में आया। तो यहाँ बीच में कौन आ रहा है, यहाँ पे आपका बीच में आ रहा है कौन, 8,
है ना, तो आपका 8 - 2 हो जाएगा, है ना। चलो क्लियर है। एक क्रिकेट को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार प्राप्त होता है, तो इसके आने की पट आने की प्रायिकता क्या है? तो कुल कितना है बेटा, सुन लो, कुल है 1000, है ना। 600 बार क्या आता है, चित। पट कितना बार आएगा बोलो, तो बोलो सर पट आ जाएगा 1000 - 600 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, है ना। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा भैया, पट आने की प्रायिकता अगर बोलेगा, ये पट आने की प्रायिकता, पट की संख्या बटे कुल संख्या, पट कितना बार है 400, कुल कितना हो जाएगा 1000, 0 0 4/10, यहां से 0.4 लिख सकते हो आप, 0.4 या फिर 4/10 लिखना, काट के लिखो, 2 दूनी 4, 2×10, 2/5, 2/5, बी नंबर। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होगी, निश्चित रूप से जो घटना घटबे ही करेगा, जो कोई नहीं रोक पाएगा, उसे बोलेंगे क्या, निश्चित घटना, और उसकी प्रायिकता प्यारे बच्चे होता है 1, है ना। और जो अनिश्चित घटना है, जो असंभव घटना है, कभी नहीं घटेगा, उसका हो जाएगा 0। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से फोड़ो और एक एक क्वेश्चन को मारो और भैया तबाही मचाओ। चलिए मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।